सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नींबू की बागवानी है अच्छी आय का जरिया। जैव उर्वरकों के प्रयोग से बढ़ेगी फसलों की पैदावार। नींबू के बाग हमारे राज्य में सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और हमारे जिन किसानों ने नींबू का नया बाग लगाने के लिए रेखांकन करके गड्ढों की खुदाई कर दी है, उनके लिए नींबू के पौधे लगाने के लिए वर्तमान समय उचित चल रहा है। तो आप उन्नतशील किस्मों का चयन कर पौधों को वैज्ञानिक तरीके से रोपाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ HL सागर से। किसान भाइयों, जैसा कि आप समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से आपको विदित हो रहा होगा कि पूरे देश में कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं अति बारिश एवं इसी प्रकार की अन्य पाला पड़ना, सूखा पड़ना, आंधी चलना, तूफान चलना, इस प्रकार की तमाम समस्याएं किसान भाइयों के लिए आती रहती हैं। तो किसान भाई जो परंपरागत खेती में जो फसलें उगाते हैं उनमें काफ़ी नुकसान इन प्राकृतिक आपदाओं से उन्हें झेलना पड़ता है। तो किसान भाइयों, मेरा ये सुझाव है कि आप नींबू का बगीचा लगाकर भी एक अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो किसान भाई नींबू का बगीचा लगाने के इच्छुक हैं, उन्हें मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा जिन्हें आप अपनाकर नवीन नींबू का बगीचा लगाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो वैरायटी का जहाँ तक प्रश्न है, 12मासी नींबू, कागजी नींबू, प्रमालिनी, शरबती, साई शरबती इत्यादि अधिक उत्पादन देने वाली नींबू की किस्में हैं। फलदार पौधों के वृक्ष काफी लंबे समय बाद फल देते हैं। ऐसे में अच्छी किस्मों के पौध ही लगाना चाहिए। पौधों की खरीदी करते समय ध्यान रखें कि पौधा स्वस्थ हो। पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्थान या नर्सरी से ही खरीदें। की बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है, लेकिन इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी दोमट मिट्टी होती है जिसका pH मान 5 से 7 के मध्य होता है। खेत को समतल करें और रेखांकन कर पौधों की गड्ढे की खुदाई ग्रीष्म काल में ही आप कर लें। 2 फीट गहरा गड्ढा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा। गड्ढा खोदने के पश्चात तकरीबन 15 दिन की इसमें धूप लगने दें। उसके पश्चात अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 8 से 10 किलो प्रति गड्ढा या वर्मी कंपोस्ट 5 से 6 किलो प्रति गड्ढा, नीम की खली 1 किलो प्रति गड्ढा। अगर आपके खेत में दीमक, टर्माइट का प्रकोप अगर है तो क्लोरपाइरीफास डस्ट 100 ग्राम प्रति गड्ढे की मान से आप जो गड्ढे में भरने के लिए मिश्रण तैयार कर रहे हैं उनमें ये सब चीज़ें मिला के और गड्ढे को भर दें। खेती के लिए पौधारोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, पर जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो वहां पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। गड्ढे की भराई के 15 दिन बाद पौधों की रोपाई करना चाहिए। पौध को रोपते समय चिन्हित किए गए गड्ढों के मध्य में पौधों की पिंडी के हिसाब से छोटा गड्ढा खोदें। ध्यान रहे कि पौधा लगाते समय पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नींबू
8 से 10 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है और काफ़ी फैलाव लिए नीचे फैलता है। तो इसको रोपित करने के लिए हमें 15 बाई 15 फीट की आवश्यकता होती है। पौधे से पौधे की दूरी भी हम 15 फीट रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी 15 फीट रख सकते हैं। स्वस्थ एवं निरोगी पौधे ही रोपड़ियों से खरीदें और उनको अपने खेतों में रोपित करें। और जितना पौधा हमारी थैली में रोपित है, थैली को पॉलीथीन की जो थैली है उसे फाड़ के अलग कर दें, परंतु ध्यान रहे कि जो पिंडी है मिट्टी की वो ना फूटे और उस पिंडी को गड्ढे के बीचों बीच रख के फावड़े की मदद से मिट्टी खींच के चारों तरफ से पिंडी को छोड़ के चारों तरफ से मिट्टी को दबा दें और मिट्टी को पौधे के चारों तरफ ऊंचाई तक भर दें, जिससे कि बारिश का जल जो बरसेगा उससे जो मिट्टी नीचे बैठेगी तो पौधे के पास गड्ढा ना बनने पाए। पौधे के पास पानी जब भर जाएगा तो एरेशन नहीं हो पाता, हवा का आवागमन जड़ों के पास नहीं हो पाएगा, तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति ना आने दें। पौधे के चारों तरफ मिट्टी की ऊंचाई कर दें, जिससे पौधे के पास पानी न रुके और बह के बाहर निकल जाए। इसके पश्चात समय समय पर आप देखेंगे कि अनावश्यक कचरा पौधों के चारों तरफ जो हमने खाद वगैरह डाला है उसके चारों तरफ काफ़ी कचरे उग गए हैं, तो समय समय पर पौधों की निंदाई गुड़ाई भी करते रहें और इन अनावश्यक उगे हुए खरपतवार को पौधे के पास से हटा दें। और इसके पश्चात बारिश के मौसम में आपको सिंचाई करने की इनमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बारिश का जो जल है वो पौधे के लिए पर्याप्त होता है। बारिश के पश्चात हमारे नवीन रोपित पौधों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सितंबर अक्टूबर के महीना आता है, चाहे आप थाले विधि के माध्यम से पौधों की सिंचाई करें या ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करें, सर्दियों के मौसम में नवीन रोपित पौधों की 15 दिन के अंतराल से आप सिंचाई निरंतर करते रहें। तो किसान भाइयों, बताए गए तमाम इन उपायों को अपना के आप अपने खेत से नींबू की फसल प्राप्त कर सकते हैं और उससे एक अच्छी उपज प्राप्त करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। channels, 15 languages. आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज होंगे शामिल। निगम मंडल में नियुक्तियों पर होगी चर्चा। रायपुर के सरकारी स्कूलों में बांटने के लिए लाई गई साइकिल कबाड़ में तब्दील। फिटिंग सेंटर में खुली पड़ी हैं साइकिलें, बारिश में भी साइकिलें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज करेगी कलेक्टर कार्यालय का घेराव। आज दोपहर 1 बजे में 5000 कार्यकर्ताओं के साथ करेगी घेराव। कांग्रेस के विधायकों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। जगदलपुर में ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ आज कृषि पर उत्पादन का दबाव भी बढ़ रहा है, जिसके चलते किसान भाई रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे न केवल कृषि लागत में बढ़ोतरी हुई, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी काफी कम हुई है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक जैव उर्वरकों को खोज निकाला है, जिनका प्रयोग करने से कृषि लागत में कमी तो आती ही है, साथ ही मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है और फसल के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो चलिए जैव उर्वरकों के बारे में जानते हैं मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार से। आज हम चर्चा करने के लिए खड़े हैं बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। बायो फर्टिलाइज़र को हिंदी में कहते हैं जीवाणु खाद। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, जीवाणु खाद
जीवाणु का मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जिसको हम आँख से देख नहीं सकते हैं, उसके लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। खाद जैसा कि आप जानते हैं, जैसे कि हम रासायनिक खाद डालते हैं, तो जीवाणु खाद का मतलब है कि ऐसे जीवाणु जो खाद के रूप में काम करते हैं, जो फसल में जो पोषक तत्व प्रदान करने का जो है सो माध्यम का काम करते हैं। इसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं और फंजाई भी है और एक्टिनोमाइसीट्स भी हैं। तो इनका मुख्य काम है, जो आसमान में हवा में 78% नाइट्रोजन है, उसको ज़मीन में कैसे लाया जाए, मिट्टी में कैसे लाया जाए। तो ये बखूबी जो है सो सक्षम है उस हवा में मौजूद नाइट्रोजन को मिट्टी को प्रदान करने में, चाहे वो पौधे के थ्रू हो, चाहे वो सीधे अपने शरीर में फिक्स करते हैं और मिट्टी को प्रदान कर देते हैं। राइजोबियम जो दलहनी फसल के लिए है, अजेटोबैक्टर एजोस्पाइरलम जो अन्य फसलों के लिए है। इसके बाद है फंजाई है, जिसको कवक कहते हैं, जिसको VA माइक्रोबाइजा कहते हैं, वो फास्फोरस को प्रदान करता है मिट्टी में, जो है सो अघुलनशील जो अस्फुर है, जिसको अस्फुर कहते हैं, फास्फोरस कहते हैं, उसको घुलनशील अवस्था में देकर के पौधे को पहुंचाता है। राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की गांठ बनाता है। इन गांठों में ही राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को भूमि में स्थगित करता है, जिन्हें पौधों द्वारा आसानी से शोषित कर लिया जाता है। राइजोबियम कल्चर के प्रयोग से भूमि में लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन खाद का लाभ होता है। इसके अलावा उपज में लगभग 10% की वृद्धि होती है। इस कल्चर का प्रयोग मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मटर, चना, मूंगफली, मसूर एवं बरसीम के फसल में करते हैं। अब कारक क्या है जिसके चलते हमको बाहर से देना पड़ता है, क्योंकि भाई मिट्टी में तो पहले ही से मौजूद है, तो क्यों हमको बाहर से डालना पड़ता है। मिट्टी में मौजूद है, मगर इनकी संख्या कम हो सकती है, क्षमता कम हो सकती है। हमारी मिट्टी अम्लीय है, अम्लीय मिट्टी में जो है सो संख्या इनकी कम हो सकती है। लगातार कालांतर में खाद डाल करके हम मिट्टी का जो सो गुण को खराब कर दे रहे हैं और जैविक पदार्थ का नहीं सेवन कर रहे हैं, जिसके चलते भी इनकी संख्या कम हो सकती है। बहुत तापमान ज़्यादा, पानी जल जमाव और भी अन्य कारण हैं, जिसके चलते इनकी संख्या में कमी हो सकती है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो उनका घर है, हम लगातार उस पौधे को ले ही नहीं रहे हैं, दूसरे पौधे को ले रहे हैं, तो उनका जो है सो उसमें संख्या कम हो सकता है। इसलिए जो है सो सही फसल चक्र भी अपनाना ज़रूरी होता है। सही फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं तो उनकी संख्या कम हो सकती है। तो इन सभी कारणों के चलते इनकी संख्या कम हो जाती है, जिसके चलते हम बाहर से इनका जो प्रयोग करते हैं। एजोटोबैक्टर कल्चर या सूक्ष्म जीवाणु भी राइजोबियम जीवाणु की तरह ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित करता है। ये जीवाणु जड़ों में किसी प्रकार का गांठ नहीं बनाते हैं। ये जीवाणु मिट्टी में पौधों के जड़ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं तथा नाइट्रोजन गैस के अमोनिया में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इस जीवाणु खाद के प्रयोग में 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति होती है तथा अनाज वाली फसलों में 10 से 20% एवं सब्जियों में 10% तक की उपज में वृद्धि पाई गई है। इनके प्रयोग से जड़ों में होने वाली फफूंद रोग से भी बचाव होता है। इस कल्चर का प्रयोग गेहूं, जौ, मक्का, बैगन, टमाटर, आलू एवं तिलहनी फसलों में करते हैं। समुचित मात्रा में हमारे पास जो भी है वो जैविक खाद उसका प्रयोग करें, या हमारे पास जो मौजूद पदार्थ हैं उससे जैविक खाद बनाने की जो है सो कोशिश करें। जैसे कि भर्मी कंपोस्ट हम लोग बनाते हैं। भर्मी कंपोस्ट में आपके पास अगर ज़्यादा समुचित गोबर नहीं है तो 25 से 50% तक ही गोबर का इस्तेमाल करें। बाकी जैसे खरपतवार का इस्तेमाल करके हम जैविक खाद बना लेते हैं, जिससे हमको बहुत ही जो फ़ायदा होता है और ये जीवाणु खाद का भी जो है सो हमारा जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। अब रही बात कि भाई कितना नाइट्रोजन, कितना जो है सो कितना खाद हमको मिलेगा इनसे, तो हम इनको सब्स्टिट्यूट कहते हैं। मतलब जो कुछ पार्ट जो है सो हम इसके थ्रू जो नाइट्रोजन या फास्फोरस जो भी है अवेलेबल करा सकते हैं। तो इसमें ये काम कर सकता है। हम रासायनिक खाद के साथ साथ जैविक खाद जैसे भर्मी कंपोस्ट, FIM डालते हैं। उसी तरह से हम जैसे जीवाणु खाद का भी प्रयोग करते हैं, ताकि जैसे कम से कम
20 से 25 केजी तक नत्रजन हमको दलहनी फसल में मिल जाए तथा अन्य फसलों में भी यही करीब करीब रहता है, 20 से 30% जो है सो मिल जाए। सभी प्रकार के जीवाणु खाद से बीज उपचारित करने का तरीका एक जैसा ही है। राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। बीजों को उपचारित करने के लिए सबसे पहले आधा लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम गुड़ डालकर खूब उबालें और जब इसकी चाशनी तैयार हो जाए तो इसे ठंडा करने के बाद एक पैकेट कल्चर जीवाणु खाद डालकर अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद बीजों को उपचारित कर सकते हैं। जिन फसलों की पौध का बिचड़ा लगाया जाता है उनकी रोपाई करने से पूर्व पौधों की जड़ों को एजोस्पर्म या एजोटोबैक्टर के घोल में डुबाकर पौधे को उपचारित किया जा सकता है। तो ये सब सारे जो है सो जीवाणु खाद हैं। अब इसको हम ये करते हैं कल्चर में तैयार करके छोटे छोटे पैकेट में रखते हैं संरक्षित करके। तो इनका प्रयोग करना जो है सो लाभकारी होता है, जिससे जो है सो ये रासायनिक खाद पर जो खर्च पड़ते हैं, खर्च जो पड़ रहे हैं उसको हम कम करते हैं। साथ ही साथ कि जो है सो मिट्टी पर जो कुप्रभाव पड़ता है खाली खाद रासायनिक खाद से, उससे भी बचते हैं, जिससे जो मिट्टी की जो हमारी जो धरोहर है, जो सो बहुत बेशकीमती धरोहर है, इसको भी बचाए रखने में ये जीवाणु खाद हमको बहुत मदद करता है। तो किसान भाई से ये मेरा अनुरोध है कि जीवाणु खाद अवश्य प्रयोग करें, जितना संभव हो, जैसे भी संभव हो हम जीवाणु खाद का प्रयोग करें, ताकि जैसे रासायनिक खाद से हमको कुछ न कुछ राहत मिल सके। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। किया गिरफ्तार दरभा के पखनार से हुई गिरफ्तारी, गिरफ्तार नक्सली से विस्फोटक सामग्री जब्त, कई मामले दर्ज। बिलासपुर में निजी अस्पताल प्रबंधन की गुंडागर्दी, बेटे के इलाज के लिए पहुंचे पिता और परिजनों की पिटाई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी, वारदात के बाद आरोपी फरार, मौके पर पहुंची पुलिस। बलौदा बाजार में निर्माणाधीन सीमेंट प्लांट में फिर हादसा, एक मजदूर की गई जान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और इंदौर से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इंदौर और इससे लगे हुए आसपास के जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में 11 से 53 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। हवा दक्षिण पश्चिम दिशा से 15 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने की संभावना है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों में इस सप्ताह भारी बारिश होने का अनुमान है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आवश्यक जल निकास की व्यवस्था करें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक सोयाबीन की फसल की बुवाई पूरी नहीं की है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी कम करके बुवाई करें। बीज दर को बढ़ाकर 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन के बीजों को पीएसबी कल्चर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करने के बाद ही बुवाई करें।
विपरीत मौसम और अतिवृष्टि को देखते हुए नुकसान को कम करने के लिए सोयाबीन की बोनी बीवी पद्धति या रिज और फरो पद्धति से करने की सलाह दी जाती है। इस मौसम में किसान खरीफ प्याज सब्जियों की बुवाई मृदा में पर्याप्त नमी को ध्यान में रखते हुए शुरू कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित संस्थान से खरीदकर ही प्रयोग करें। इस मौसम में किसान भिंडी सब्जी की बुवाई मृदा में पर्याप्त नमी को ध्यान में रखते हुए शुरू कर सकते हैं। इस मौसम में किसान पालक की बुवाई मृदा में पर्याप्त नमी को ध्यान में रखते हुए करें। इस समय किसान भाई चौलाई की बुवाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बुवाई के समय मिट्टी में नमी का होना आवश्यक होता है। पशुओं को साफ एवं ताजा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ पशुओं को हरा चारा खिलाना भी जरूरी होता है। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 मिलीलीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी व सूखे स्थान पर बांधना जरूरी होता है। परजीवियों से बचाव के लिए बकरीशाला की साफ सफाई रखें। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। चूजों को 7 दिन की अवस्था पर टीकाकरण करें। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर और साफ ताजा पानी दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दिवाई, जिला सतना के कृषक सुमित यादव ने। ये पशुओं के बार बार ताव में आने की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुमित यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो रिपीट ब्रीडिंग एक बीमारी है पशुओं में, गाय भैंस में, इसका मुख्यतः एक कारण नहीं होकर अनेक कारण है। प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं बयाने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालक भाइयों, आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। पशुओं के संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं का सही समय पर गर्भ धारण नहीं करवाना, पशु के प्रजनन अंगों में विकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे पशु समय पर गर्भ धारण नहीं कर पाते, जिससे डेयरी व्यवसाय घाटे में चला जाता है। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भ धारण करवाते हैं तो न केवल पशुओं को देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से बताना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं कि जो भी पशु रखे, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुछ भी ब्रीडेबल एनिमल, तो उन पर सबसे पहले एक तो समय पर डीवर्मिंग करवाना चाहिए। अब आप पूछोगे कि कितने दिनों पर ये डीवर्मिंग होनी चाहिए कीड़ों की दवा, तो वो है हर पशु को 3 महीने रिपीट करनी चाहिए। अगर पशु ज्ञाबिन है तो उसके लिए अलग से टेबलेट आती है, और अगर नई ज्ञाबिन है, ड्राई है, तो उसके लिए अलग से टेबलेट आती है। तो समय पर एक तो डीवर्मिंग करवाना चाहिए। दूसरी बात है कि इनको समय पर बैलेंस न्यूट्रिशन, जो आज के इस समय में बहुत अति आवश्यक है कि इनको बैलेंस न्यूट्रिशन एनिमल्स को मिल नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा कि जो चारा भूसा होता है उनमें भी सिर्फ ये पेट भरने के लिए होता है, तो इसके लिए आप बंटा दो और दो। और मार्केट में मिनरल मिक्सचर बहुत कंपनियों के आते हैं, तो इनमें जो भी बढ़िया मिनरल मिक्सचर आता है तो उनको पशुओं को समय समय पर खिलाते रहना चाहिए।
और मिनरल्स की ईंट वगैरह भी आती है, तो वो भी आप पशु की नाद में रख दे तो वो आराम से खा भी लेती है और पशु स्वस्थ भी रहेगा, समय पर ताव में भी आएगा, कंची भी रहेगा और जो इसको प्रोडक्शन है वो भी बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार से समय पर इनको मिनरल मिक्सचर देवे। और मुख्यतः जो रिपीट ब्रीडिंग की बात आती है तो काश्तकार को ये मालूम नहीं पड़ता है कि पशु ताव में कब आया है, तो इसके लिए काश्तकार को सुबह शाम दोनों टाइम पशुओं की देख रेख अच्छे से करनी चाहिए, जिससे काश्तकार को मालूम चले कि ये हिट में कब आया। अब हिट में आ गए तो उसको 12 से 18 घंटे के अंदर एआई होनी चाहिए, तो पशु 80% ताव में रहेगा और 80% ही वो कंसीव रहने के चांस रहते हैं। तो मेरा पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पशुओं की देखरेख करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।